हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस वीडियो में 3 तरह के कंपोनेंट्स रखे हैं: करंट अफेयर, आयुर्वेद और मोटिवेशन टिप्स। मैं अगली वीडियो से सर्वप्रथम आयुर्वेद को ले रहा हूँ और आयुर्वेद के बाद मोटिवेशन टिप्स और इसके बाद करंट अफेयर जो आपका बोनस होता है लास्ट में, उसके बारे में चर्चा होगी। आइए आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं संक्षिप्त में कफ, पित्त और वात के बारे में चर्चा किया हूँ थोड़ा थोड़ा। अब सबको अलग अलग से वात और पित्त, कफ के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और सर्वप्रथम हम वात दोष को लेते हैं। आइए वात दोष के बारे में बातें करते हैं। वात दोष क्या है? वात से होने वाले रोग, लक्षण और उपाय, प्रमुख यही टॉपिक्स होते हैं। अपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हमेशा वे बहुत तेज़ी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इस तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों का है। अधिकांश वात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही करते नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया गया है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपने प्रकृति के बारे में जान सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए वात प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित करने के उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। वात दोष वायु, आकाश, इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वात का वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया वात के कारण संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का प्रमुख स्थान, जैसा कि जानते हैं, पेट और आंत है। वात में एक खास गुण होता है, एक योगवाहिता या जोड़ने वाला एक गुण होता है। इसका मतलब यह है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह, गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। वात के 5 प्रकार होते हैं। प्राण, पहला प्राण, उदान, दूसरा, तीसरा समान, चौथा व्यान और 5वां अपान। इसके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन 5 प्रकार के वात दोषों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से 80 के करीब रोग होते हैं।
बात का गुण यह रूखापन, शीतलता, लघु सूक्ष्म चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदुरापन बात के गुण हैं। रूखापन बात का स्वाभाविक गुण है। जब बात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं करते, लेकिन जब बात के बढ़ने या असंतुलित होते ही आपको इनके गुणों के लक्षण नज़र आने लगते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। इसी प्रकृति के आधार पर रोगी को उसके अनुकूल खान पान और औषधि की सलाह दी जाती है। बात दोष के गुणों के आधार पर ही बात प्रकृति के लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि रूखापन गुण होने के कारण भारी आवाज़, नींद में कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण होते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीज़ों को सहन न कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आ जाना, शरीर कांपना जैसे लक्षण। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाने जैसे लक्षण लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह, हाथ, पैर के में रूखापन भी बात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो बात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी होते हैं या चिढ़ जाना और बातों को जल्दी समझकर भूल जाना भी बात प्रकृति वाले लोगों का स्वभाव होता है। बात बढ़ने के कारण क्या क्या है, बात कैसे बढ़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सक को बताते हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताता है कि आपका बात बढ़ा हुआ है, तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से बात बिगड़ जाता है। बात के बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। मल मूत्र या छींक को रोक कर रखना, यानी शरीर का कोई वेग मल मूत्र या छींक या कुछ भी वेग शरीर का आता है उसे रोकना नहीं चाहिए। इससे बात बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना या अधिक मात्रा में खा लेना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, तीखी और कड़वी चीज़ों का सेवन करना, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना, हमेशा चिंता या मानसिक परेशानी में रहना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना और ज़्यादा व्रत रखना, ये सब बात बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करते हैं। बरसात के मौसम में बूढ़े लोगों में तो इन कारणों के बिना भी बात बढ़ जाता है। इसके लक्षण क्या है, बात बढ़ जाने के बाद शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। बात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नज़र आते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख पर नज़र डालते हैं। जैसे अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई चुभने जैसा दर्द, हड्डियों में ढीलापन। इस ढीलापन के कारण हड्डियां एक दूसरे स्थान से अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाना या टूट जाना, अंगों में कमजोरी महसूस होना एवं अंगों में कपकपी, अंगों का ठंडा और सुन्न होना, कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, ये कुछ बात बढ़ने के लक्षण हैं। अगर इन बताए हुए लक्षणों में से 2 या 3 भी
लक्षण नज़र आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में नज़दीकी चिकित्सक के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। वात को संतुलित करने के उपाय। वात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान तुरंत वात को बढ़ा देता है। खान पान में किए गए बदलाव जल्दी असर दिखाते हैं। आज के वीडियो में वात पर यहीं तक चर्चा हो रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में आगे वात के बारे में, वात दोष के बारे में और चर्चा करेंगे कि वात को कैसे संतुलित किया जाए, वात प्रकृति वाले लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जीवन शैली क्या हो, और वात में कमी के लक्षण, जब वात कम हो जाता है उसका लक्षण क्या है और उपचार। आइए अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट मोटिवेशन में कुछ चर्चा करते हैं। हाँ, आज के मोटिवेशन टिप्स के सेगमेंट में आज हम प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए या प्राण शक्ति को बढ़ाने में योग का क्या महत्व है, प्राण शक्ति योग या प्राण ऊर्जा योग, इस पर चर्चा करेंगे। शरीर की समस्त क्रियाकलापों व गतिविधियों का आधार प्राण शक्ति है, जिसे जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। हमारे शरीर को संचालित कर स्वस्थ बनाए रखती है। योग की मान्यता है कि शरीर में अगर प्राण ऊर्जा ठीक प्रकार से प्रवाहित होती रहे तो शरीर स्वस्थ बना रहता है, और यदि प्राण ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बाधा आ जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। प्राण ऊर्जा शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित करने का एक वैज्ञानिक तरीका योग है। इसमें रोग के मूल कारण पर जाकर योग द्वारा इसका उपचार किया जाता है, जिसमें पंचकोशों को निर्मल कर शक्ति में शरीर में रुके मलों, विजातीय तत्व, दूषित पदार्थों व वायु को बाहर निकालकर शरीर की शक्ति को ब्रह्मांड में फैली ईश्वरीय शक्ति के साथ एकाकार कर दिया जाता है। योग प्राण शक्ति को बढ़ाने में विशेष कारगर उपाय है। प्राण ऊर्जा योग शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का एक सरल तरीका इसलिए भी है क्योंकि इसका अभ्यास घर पर भी हो सकता है। इसके अभ्यास में शरीर के समस्त क्रियाकलापों, सभी अंग प्रत्यंगों, नस नाड़ियों, ऊतकों, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सभी संस्थानों, यहाँ तक कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और उसमें जीवनी शक्ति का संचार होने लगेगा। इसका प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारी सभी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को बलिष्ठ बनाता है। मन की नकारात्मकता को दूर कर उसमें सकारात्मक और सृजनात्मक के भाव जगाता है। साथ ही साधक को प्रसन्नता व आनंद का अनुभव प्रदान करता है। इसमें बुद्धि का विकास होता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। जिस व्यक्ति में 3 दोष, जैसा कि आयुर्वेद के सेगमेंट में मैं बता चुका हूँ कि शरीर में रोग 3 दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त और कफ। जिस व्यक्ति में 3 दोष वात, पित्त, कफ संतुलित हों, जठराग्नि व 5 भूताग्नि, 7 ध्वाताग्नि भी सम हों
शरीर को धारण करने वाली रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र भी सम हो। तीनों मल जैसे पसीना, मलमूत्र व इन समूह के निकलने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो रही हो तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ पुरुष के उपयुक्त लक्षणों को प्राण ऊर्जा के निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। वैसे तो शरीर अपनी गति के समय के अनुसार बूढ़ा व बलहीन या रोगी होता है, लेकिन कई बार बेढंगी व लापरवाह जीवन शैली या किसी अन्य कारण से यह गति तेज हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति समय से पहले रोगी व वृद्ध हो जाता है। प्राण ऊर्जा योग के इस गति को धीमा से धीमा किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा योग से इस गति को धीमा से धीमा किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक युवा व स्वस्थ रह सकता है। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि रोग होगा तब योग करेंगे, यह धारणा गलत है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि जिंदगी भर हमें कोई रोग न हो। स्वास्थ्य के लिए दो बातें खास महत्व हैं। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो और जो रोगी है उसके रोग दूर हो। स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। उनकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि शरीर में बीमारी पैदा ही न हो और रोगों की रोकथाम होती रहे। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, विशेष रूप से कॉर्पोरेट लाइफ, स्वास्थ्य को बनाए रखने में बाधा डालती है। हम क्षमा चाहता हूँ। आइए आज कल बात कर रहा था कि आजकल विशेष रूप से कॉर्पोरेट लाइफ स्वास्थ्य को बनाए रखने में बाधा डालती है। ज़्यादातर व्यक्ति अपने खान पान को नियंत्रित करने के बजाय लापरवाही बरतते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसके चले जाने का भय और जो नहीं है उसे हासिल कर लेने का लालच, चिंता, तनाव, क्रोध, भय और घबराहट और अहंकार जैसे कुत्सित लक्षण हमारे शरीर पे सीधा कुप्रभाव डालते हैं। इन सभी कारणों से व्यक्ति जल्दी रोगी होने लगता है। अधिकतर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होकर अपने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए दिन भर शरीर से कार्य करते रहते हैं। यह सिलसिला महीनों सालों तक चलता रहता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धन तो इकट्ठा हो जाता है लेकिन स्वास्थ्य चला जाता है। फिर उसी संचित धन से व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह असंभव है। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाकर शरीर से कार्य भी लें और शरीर को ध्यान देकर प्राण ऊर्जा योग का अभ्यास भी करते रहें। इसके अभ्यास से गलत जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों की रोकथाम होने लगेगी और व्यक्ति प्रसन्न रहकर दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए भी स्वस्थ बना रहेगा। स्वस्थ शरीर आज एक ताज के समान है जिसका एहसास एक अस्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। अगर दिन भर में 30 मिनट का समय निकालकर योग करें तो ये आपको एक टॉनिक के रूप में लाभ प्रदान करेगा। जिस शरीर से हम 24 घंटे काम लेते हैं उसके लिए 30 मिनट तो निकाला ही जा सकता है। यहाँ अभ्यास क्रम के सामने प्रत्येक अभ्यास की अवधि का भी वर्णन किया गया है।
यह अभ्यास यदि प्रतिदिन प्रातःकाल किया जाए तो इसका प्रभाव पूरे दिन बना रहता है और व्यक्ति दिन भर हल्कापन व ताजगी महसूस करता है। आज ज़्यादातर लोग योग तो करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि उन्हें योग के हजारों अभ्यासों में से कौन सा आसन या प्राणायाम करने चाहिए और कौन नहीं। मेरे लिए कौन सा अभ्यास उपयोगी होगा और कौन सा अभ्यास कम समय में अधिक लाभ देगा, इस बारे में कई बार आदमी सोचता है। योग शास्त्रों के अनुसार योगाभ्यास में सबसे पहले षटकर्म की क्रियाओं में से आवश्यक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शरीर भीतर से शुद्ध हो जाए। इसके पश्चात आसनों का अभ्यास करें। आसनों से पहले षटकर्म का अभ्यास करने के लिए शरीर मल रहित हो जाता है, जिससे आसनों का लाभ बढ़ जाता है। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास का विधान बताया गया है। इस क्रम पर अमल करने से प्राणायाम का अधिकाधिक लाभ मिलने लगता है। प्राणायाम के बाद ध्यान या मन को शांति व एकाग्रता प्रदान करता है। इस प्रकार योगाभ्यास का क्रम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर होता है। इसी क्रम की वैज्ञानिकता को आधार बनाकर प्राण ऊर्जा योग का क्रम तैयार किया गया है, जो कुछ निश्चित अभ्यासों में से ही आश्चर्यजनक परिणाम मिल जाता है। यहाँ सर्वप्रथम कपालभाति का वर्णन है। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं, अपितु यह एक षटकर्म की क्रिया है जो वायु के माध्यम से शरीर की सफाई करती है। इसके पश्चात पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं और फिर अग्निसार क्रिया वर्णित की गई है। अग्निसार क्रिया की भी षटकर्म का ही एक अंग है। इसके पश्चात आसनों का वर्णन किया गया है। आसनों के पश्चात 4 प्राणायाम वर्णित है। इनमें से सर्वप्रमुख अनुलोम विलोम प्राणायाम का वर्णन है। योग शास्त्रों के अनुसार प्राणायाम साधना में सबसे पहले शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का विधान है। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इस प्राणायाम के बाद अन्य प्राणायाम करने से किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम, फिर भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन किया गया है। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से नासिका के दोनों स्वरों बाईं ओर चंद्र स्वर तथा दाईं ओर सूर्य स्वर में प्राण का प्रवाह व्यवस्थित व संतुलित होने लगता है। योग की मान्यता है कि स्वर के गड़बड़ाने से भी रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब एक स्वर अपने समय से अधिक समय तक चलता रहे तो वह शरीर या मन में रोग उत्पन्न कर देगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर व मस्तिष्क में प्रवाहित प्राण ऊर्जा को संतुलित कर इन्हीं स्वरों को व्यवस्थित कर देता है। यदि व्यक्ति अनुलोम विलोम के माध्यम से स्वरों को व्यवस्थित किए बिना सीधे भस्त्रिका प्राणायाम करे तो जो स्वर चल रहा होगा उसी स्वर में प्राण का आवागमन बढ़ जाएगा। कई बार इससे भी विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके पश्चात ध्यानात्मक शवासन का अभ्यास है। इस प्रकार यह अभ्यास क्रम पूरा हो जाता है।